वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। और ये वीडियो जो है DU SOL NCVEP सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूनिट 4 से जो आपका टॉपिक है फासिज्म एंड नाजिज्म, जर्मनी एंड जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इसकी ईजी एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, यूनिट 2 भी करवा दी है, यूनिट 3 आपकी पूरी कंप्लीट है। और आज की इस वीडियो में आपकी यूनिट 4 जो है वो पूरी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। सो फैसिज्म एंड नाजिज्म दो आइडियोलॉजिकली सिमिलर एमर्ज्ड इन इटली एंड जर्मनी। सो जो आपका फासिज्म है ये आपका इटली में आता है और नाजिज्म जो है आपका जर्मनी में आता है। मतलब दोनों का सेम है, वही मतलब टोटलिटेरियन स्टेट हो जाएगा। और कहते हैं ना एक तरीके से मतलब तानाशाही चलेगी। और वो मतलब थोड़ा नाम अलग हो गया जर्मनी में, उसका नाजिज्म उसको कहा जाने लगा। सो ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड एंड टर्न्ड आउट टू बी द हार्बिंगर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो ये डिक्टेटर्स का राइज हुआ था। ठीक है। सो अ फासिस्ट स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इटली इन 1922। सो इटली के अंदर एक फैसिस्ट स्टेट जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1922 में। और 1933 के अंदर जो नाजीज हैं वो जर्मनी में आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Abbe the term fascist was derived from the Italian word fascio, which meant bundle, and figuratively a bundle of rods and an X, a symbol for the party flag. सो ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल था इनका, जो मतलब जो फासिस्ट जो लोग होते थे उनकी पार्टी के फ्लैग का सिंबल था। ठीक है। टू द इटालियंस फेसिस्टी सजेस्टेड नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। और इटालियंस के लिए उस टाइम पे जो ये फेसिस्टी है या ये जो फैसिस्ट जो ये रिजीम आने वाला था, ये कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को दिखाता है और स्ट्रेंथ को दिखाता है। सो जर्मनी के बारे में हम सबसे पहले अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इटली आपके सिलेबस में नहीं है, जर्मनी और जापान है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। So Nazi was a term associated with the members of the National Socialist German Workers Party of Adolf Hitler। तो जो जितने भी मेंबर्स होते थे, ठीक है, जो एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी, ठीक है, उन सभी मेंबर्स को नाजी कहा जाता था। So to be called a Nazi was not a derogatory term at the time, rather it was used for a person who was फैंटिकली डेडिकेटेड टू और sought to seek control over some activity or practice। so ये जो टर्म नाजी है कोई इसमें बुराई नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मनी fought the first world war along with the Austrian Empire and against the allies। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, इसके अगेंस्ट जर्मनी जाता है। सो जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। स्टार्टिंग में जर्मनी ने जो है फ्रांस बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया। However, the Allies won defeating Germany and the Central Powers in 1918। ठीक है, फिर क्या होता है, अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। सो वीमर में जो है एक असेंबली होती है और वहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। The republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। So many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। So Treaty of Versailles जो है ये कहीं ना कहीं जर्मन जो लोग थे उसको गलत समझते थे। इसी के अलावा ये जो वॉर में हार हुई ये भी मतलब एक इसका रीजन था। ठीक है, फिर आगे है। The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially। So war का आपको पता है कि भाई साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, फाइनेंशियली भी बहुत पड़ता है। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, ठीक है, एक टाइम पे यूरोप जो है लोगों को लोन देता था, यूरोप अब एक डेप्टर बन गया, कर्ज में दब गया। द सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड। जो लोग वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा and became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। फिर soldiers came to be placed above civilians। ठीक है,
और अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पोर्टेंट। अब क्या था कि अग्रेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और नेशनल जो ऑनर है वो ज़्यादा अब जो है इम्पोर्टेंट था। फिर है हिटलर इन जर्मनी, ये टॉपिक समझते हैं। सो व्हेन मुसोलिनी बिकेम डिक्टेटर ऑफ इटली इन द मिड 1920s, ठीक है, जब इटली में मसोलिनी जो थे वो डिक्टेटर बने, उसी टाइम पे एडोल्फ हिटलर एक छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, और जिनकी अर्ली लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट हिटलर फाउंड अ न्यू बिगिनिंग, ही वॉलंटियर्ड फॉर द जर्मन आर्मी, और हिटलर जर्मन आर्मी के साथ जाता है एंड वॉज ट्वाइस अवॉर्डेड द आयरन क्रॉस अ मेडल फॉर ब्रेवरी, और इनको 2 बारी आयरन क्रॉस ये जो है मेडल मिला था जो कि ब्रेवरी के लिए मिलता था। फिर एट द एंड ऑफ द वॉर हिटलर सेटल्ड इन म्यूनिक इन 1919, ही ज्वाइंड अ टाइनी राइट विंग पॉलिटिकल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है 1919 में ये एक छोटे से राइट विंग के पॉलिटिकल ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। दिस ग्रुप शेयर्ड हिज बिलीफ दैट जर्मनी हैड टू ओवरटर्न द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड कॉम्बैक्ट कम्युनिज्म, और ये राइट विंग वाला ग्रुप था तो भाई ऑब्वियसली कम्युनिज्म को तो अपोज करेगा, साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये गलत थी और हम इसको नहीं मानेंगे। द ग्रुप लेटर नेम्ड इटसेल्फ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी पार्टी भी कहा जाता है। इसी ग्रुप को बाद में नाजी कहलाने मतलब कहा जाने लगा। इट्स पॉलिसीज फॉर्म्ड द जर्मन ब्रांड ऑफ फासिज्म नोन एज नाजिज्म। सो जो इटली के अंदर फासिज्म था, यानी कि एक डिक्टेटर राज कर रहा था वहां पे मुसोलिनी, उसी तरीके से यहाँ पे भी जर्मनी में अब डिक्टेटर आने वाला था जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, और यही फासिज्म जो है जर्मनी में, जर्मनी की लैंग्वेज में हम इसको नाजिज्म कहते हैं। अब ये क्या है आगे देखते हैं। द पार्टी अडॉप्टेड द स्वास्तिक, उनका जो पार्टी का सिंबल था वो कुछ स्वास्तिक की तरह दिखता है इस तरीके से, आपने अगर देखा हो, और हुक्ड क्रॉस एज इट सिंबल, और ये इसका सिंबल था पार्टी का। द नाजीज ऑल्सो सेटअप अ प्राइवेट मिलिटिया कॉल्ड द स्टॉर्म ट्रूपर्स और ब्राउन शर्ट्स, ठीक है, ये भी इन्होंने एक प्राइवेट मिलिटिया रखा था। विद इन अ शॉर्ट टाइम हिटलर सक्सेस एज एन ऑर्गेनाइजर एंड स्पीकर लेड हिम टू बी चूजन डेर फुरर, यानी कि द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। हिटलर की काबिलियत को देखते हुए और किस तरीके से वो एक अच्छा स्पीकर था, वो लीडर बन जाता है यहाँ पे नाजी पार्टी का, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय मुसोलिनीज मार्च ऑन रोम, हिटलर एंड द नाजीज प्लॉटेड टू सीज पावर इन म्यूनिक इन 1923, तो ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था मुसोलिनी से, और द अटेम्प्ट फेल्ड एंड हिटलर वॉज अरेस्टेड, और हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट किया था भाई अटैक करने का, और लेकिन हिटलर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रेसन बट वॉज सेंटेंस्ड टू ओनली 5 years इन प्रिजन, 5 साल की उसको जेल हो जाती है। ही सर्व्ड लेस देन 9 months, और वो भाई 9 month से भी जो कम है वहां पे वो मतलब रह पाता है। फिर क्या होता है, वाइल इन जेल, जब वो जेल में था एडोल्फ हिटलर, हिटलर रोट मेन कैंप, ठीक है, यानी कि माई स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल, इन्होंने ये चीज मतलब जो किताब है लिखी। दिस बुक सेट फोर्थ हिज बिलीफ्स एंड हिज गोल्स फॉर जर्मनी, और इसी बुक के अंदर हमें पता चल जाता है हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी और वो जर्मनी के लिए क्या सोचता था। हिटलर असर्टेड दैट द जर्मन्स, जर्मन्स को उसने इनकरेक्टली आर्यंस कह दिया है अपनी बुक में, और आर्यंस को ये मास्टर रेस बताता है, यानी कि जो एक तरीके से जो नस्ल है वो जर्मन्स की जो नस्ल है वो काफी अच्छी है। एंड ही डिक्लेयर्ड दैट जो नॉन आर्यन लोग हैं, जो नॉन आर्यन रेसिस हैं, जैसे ज्यूज हो गए, स्लेव्स हो गए, जिप्सीज हो गए, इनको ये बिल्कुल बेकार किस्म की नस्ल मानता था। जो लोग काले हैं थोड़े से, या जो यहूदी लोग होते हैं ज्यूज वगैरह, इनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। सो फिर इसके बाद क्या होता है, ही कॉल्ड द वर्सेल्स ट्रीटी एन आउटरेज एंड वोव्ड टू रिगेन जर्मन लैंड्स, और इसने ये बोल दिया था कि वर्सेल्स की ट्रीटी को मैं नहीं मानता और जर्मनी का जो भी लैंड गया है वो मैं वापस लेके आऊंगा। एंड हिटलर ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट जर्मनी वॉज ओवर क्राउडेड एंड नीडेड मोर लेवेंसरोम, और वो कहता था कि जर्मनी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, जर्मनी को मुझे और बड़ा करना है, इसमें मैं और भी ज्यादा स्पेस बढ़ाऊंगा, और मैं ये स्पेस कैसे बढ़ाऊंगा, ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करूंगा, कॉन्कर करूंगा, रशिया को कॉन्कर करूंगा, ये था इसका भाई। आफ्टर लिविंग प्रिजन इन 1924 हिटलर रिसीव्ड द नाजी पार्टी, ठीक है, मोस्ट जर्मन्स इग्नोर्ड हिम एंड हिज एंग्री मैसेज अंटिल द ग्रेट डिप्रेशन एंडेड द नेशंस ब्रीफ पोस्ट वॉर रिकवरी। सो पहले तो लोग जो है हिटलर को ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन फिर क्या होता है कि जब डिप्रेशन हुआ 1929 का, ओके, और मतलब बहुत ज्यादा
इकोनॉमी जो है बहुत बेकार हो चुकी थी, तो लोगों का विश्वास ही उठ गया था। सो व्हेन अमेरिकन लोन्स स्टॉप्ड, जब अमेरिका से मिलने वाले लोन बंद हो गए, द जर्मन इकोनॉमी कोलैप्स्ड, और जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई। सिविल अनरेस्ट ब्रोक आउट, जो सिविलियंस थे उनमें गुस्सा आ गया। फ्राइटेंड एंड कंफ्यूज्ड जर्मन्स नाउ टर्न टू हिटलर, और ये सारे जो कंफ्यूज्ड लोग थे, गुस्साए हुए लोग थे, अब ये हिटलर को सपोर्ट देने लगे। होपिंग फॉर सिक्योरिटी एंड फर्म लीडरशिप, और उनको लगने लगा हिटलर जो है पूरा हमें सिक्योर रखेगा जर्मनी को, और इसकी लीडरशिप अच्छी है। फिर है द नाजीज हैड बिकम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बाय 1932, ओके, और कंजर्वेटिव लीडर्स मिस्टेकनली बिलीव्ड दे कुड कंट्रोल हिटलर एंड यूज हिम फॉर देयर पर्पस। जो कंजर्वेटिव लीडर्स थे वो ये समझ रहे थे कि भाई हिटलर तो हमारा कठपुतला है, हम इसको यूज कर लेंगे, लेकिन ये सब उनका वहम था भाई। इन जनवरी 1933 दे एडवाइज्ड प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग टू नेम हिटलर चांसलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अब लीगली हिटलर पावर में आ जाता है जब ये सब होता है, ठीक है। वंस इन ऑफिस हिटलर कॉल्ड फॉर न्यू इलेक्शन, और एक बारी जब उसने ऑफिस को ज्वाइन किया, हिटलर ने बोल दिया कि दोबारा से इलेक्शंस होंगे, और उसको ये उम्मीद थी कि पार्लियामेंट्री मेजोरिटी हिटलर को ही मिलने वाली है। 6 days before the election, a fire destroyed the Reichstag building where the parliament met, और एक आग लग जाती है जिसमें नुकसान होता है बहुत ज्यादा उस बिल्डिंग में जहां पे पार्लियामेंट मिलने वाली थी। द नाजीज ब्लेम्ड द कम्युनिस्ट, जो नाजी लोग थे उन्होंने बोला ये सारा काम कम्युनिस्ट लोगों का है। सो बाय स्टीयरिंग अप फियर ऑफ द कम्युनिस्ट, द नाजीज एंड देयर अलाइज वोन बाय अ स्लिम मेजोरिटी, और ये इस तरीके से कम्युनिस्टों का नाम खराब करके नाजीज जो थे और उनके जितने भी अलाइज थे वो अब मेजोरिटी में आ जाते हैं जर्मनी के अंदर। हिटलर यूज्ड हिज न्यू पावर टू टर्न जर्मनी इनटू अ टोटलिटेरियन स्टेट, और हिटलर ने अपनी पावर का यूज करके जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट बना दिया, जहां पे सिर्फ पावर एक आदमी के पास थी, वो था हिटलर। ही बैंड ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, जितने अपोनेंट्स थे सबको अरेस्ट करवा दिया। और एक यहाँ पे है, एक इन्होंने यूनिट बनाई थी अपनी, ब्लैक यूनिफॉर्म्ड यूनिट, जिसको कहा जाता था डबल एस, यानी कि आप इसको अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, सो यहाँ पे स्कुड्सटेफेल और प्रोटेक्शन स्क्वाड, ठीक है, ये बनाया गया था। इट वॉज लॉयल ओनली टू हिटलर, और ये लोग सिर्फ हिटलर के लिए लॉयल थे। इन 1934 द एसएस अरेस्टेड एंड मर्डर्ड हंड्रेड्स ऑफ हिटलर्स एनिमीज, और ये एसएस जो स्क्वाड बनाया गया था, इसने हिटलर के हजारों, ठीक है, जो एनिमीज थे उनको मार गिराया। दिस ब्रूटल एक्शन एंड द टेरर अप्लाइड बाय द जेस्टेपो, द नेजी सीक्रेट पुलिस, ये जो नाजी सीक्रेट पुलिस थी जिसको जेस्टेपो कहा जा रहा है, लोगों को डरा के रख दिया था हिटलर की पुलिस ने, ठीक है। जो हिटलर की आर्मी थी, पुलिस थी, लोग डर चुके थे जिस तरीके से वो इतनी ज्यादतियां कर रहा था। द नाजीज क्विकली टुक कमांड ऑफ द इकोनॉमी, नाजीज ने जो है इकोनॉमी संभाली। न्यू लॉज बैंड स्ट्राइक्स, और नए कानून बनाए जिसमें अब स्ट्राइक करना यानी कि हड़ताल पे जाना और ये सब बंद हो गया। डिसॉल्व इंडिपेंडेंट लेबर यूनियंस, जो लेबर यूनियंस होती थी वो बिल्कुल खत्म करवा दी। एंड गेव द गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर बिजनेस एंड लेबर, और सारी अथॉरिटी जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। हिटलर पुट्स मिलियंस ऑफ जर्मन्स टू वर्क, हिटलर ने मिलियंस ऑफ जर्मन्स को काम दिया। दे कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्रीज, और ये लोग जो थे फैक्ट्रियां बनाते थे, हाईवेज बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, मिलिट्री के लिए काम करते थे। सो एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ड्रॉप्ड फ्रॉम अबाउट 6 मिलियन टू 1.5 मिलियन। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट था पहले, जो कि 6 मिलियन लोग जो है अनएम्प्लॉयड थे, अब वो घटकर 1.5 रह गए थे सिर्फ 1936 तक। So Hitler wanted more than just economic and political power. He wanted control over every aspect of German life. Hitler जर्मनी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहता था। To shape public opinion and to win praise for his leadership, Hitler turned the press, radio, literature, painting and film into propaganda tools. और प्रेस, रेडियो, लिटरेचर, पेंटिंग, फिल्म्स, इन सभी को उसने प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया। Books that did not conform the Nazi beliefs were burned in huge bonfires. जिन किताबों में नाजीज के अगेंस्ट कुछ लिखा होता था उन किताबों को जला दिया गया। चर्च वर फॉरबिडन टू क्रिटिसाइज द नाजीज और द गवर्नमेंट, जो भी चर्च में नाजीज के अगेंस्ट कोई बोलता था तो वो चर्च को बैन कर दिया जाता था। स्कूल चिल्ड्रन हैड टू ज्वाइन द हिटलर यूथ, और जो स्कूल के बच्चे होते थे उनको क्या करना होता था कि हिटलर के जो मतलब यूथ वाले ग्रुप्स थे उसको ज्वाइन करना था, और जो लड़कियां होती थी उनको जो है यहाँ पे जर्मन गर्ल्स मतलब जो लीग थी उसको जो है ज्वाइन करना था। हिटलर बिलीव्ड दैट कंटिन्यूस स्ट्रगल ब्रॉट विक्ट्री टू द स्ट्रॉन्ग,
और हिटलर ये मानता था कि लगातार जो स्ट्रगल होता है वही विक्ट्री हमें दिलवाएगा। हेट्रेड ऑफ ज्यूज और एंटी सेमिटिज्म वॉज अ की पार्ट ऑफ नेजी आइडियोलॉजी। सो जो नाजियों की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर क्या होता था कि जो ज्यूज लोग होते थे, जो यहूदी होते थे, जैसे कि आपको पता है आज की डेट में इजराइल पूरा ही एक जेविश जो है स्टेट है, पूरा मतलब देश है। सो हेट्रेड बहुत थी भाई हिटलर के अंदर ज्यूज के प्रति। और although Jews were less than 1% of the population, जर्मनी में 1% से भी कम ज्यूज रहते थे, लेकिन स्टिल जो हिटलर है वो चाहता था कि एक भी ना रहे यहाँ पे कोई जीव। सो दिस लेड टू अ वेव ऑफ एंटीसेमिटिज्म अक्रॉस जर्मनी। Beginning in 1933, the Nazis passed laws depriving Jews of most of their rights. So Nazis ने क्या किया कि जितने भी राइट्स थे जो ज्यूज के पास थे वो सब उनसे छीन लिए, वायलेंस हुई, उनको गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था, अंदर कमरों में घुसा के बहुत बुरी तरह उनको यातनाएं झेलनी पड़ती थी। ठीक है, ये सब चल रहा था। So night of November 9, 1938, नाजी मॉब्स अटैक्ड ज्यूज इन देयर होम्स। सो 1938 में क्या होता है कि नाजियों ने हमला कर दिया ज्यूज के ऊपर, उनके घरों के अंदर ही, गलियों में हजारों लोग मारे जा रहे थे अपने ही घर में बैठे हुए। एंड दिस रैम्पेज कॉल्ड क्रिस्टेल नेक्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। सो सिग्नेल्ड द रियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द ज्यूज फॉर जर्मन लाइफ। और यही यहां से स्टार्ट माना जाता है कि अब ज्यूज जो है वो जर्मन से, यानी कि जर्मन लाइफ जो है अब वो बिल्कुल ज्यूज से फ्री होगी, जर्मनी के अंदर एक भी ज्यू नहीं बचना चाहिए, ये उसकी स्टार्टिंग थी। So Hitler believed in pseudo-scientific theories of race which said that conversion was no solution to the Jewish problem. हिटलर मानता था कि जो रेस है वही खराब है जेविश लोगों की, भाई यहाँ पे कन्वर्जन से भी कुछ नहीं होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट हैड टू बी सॉल्व्ड थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। और हिटलर कहता था कि भाई कोई कन्वर्जेशन नहीं करवाना, कन्वर्जन नहीं करवाना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इनको जर्मनी से बाहर निकालो। So from 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave country. 1933 से लेकर 38 तक नाजीज ने बहुत आतंक मचा रखा था ज्यूज के ऊपर, बहुत ज्यादा उन्होंने अत्याचार किए। The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and then killing them in gas chambers in Poland. So पोलैंड के अंदर उनको गैस चैम्बरों में मारा जाने लगा ज्यूज को, जेविश लोगों को। Genocide and war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. ठीक है, जो पोलैंड पे कब्जा किया था अब ये पोलैंड का यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. And Hitler felt that a strong Nazi society could be established by teaching Nazi ideology to children. So यहाँ पे भाई हर स्कूल जो भी था वहां पे जर्मन टीचर्स चले गए, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाने लगी। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। सो टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, दोबारा से किताबें लिखी गई, नाजी आइडियोलॉजी इसको भर भर के लिखा गया और पूरी तरीके से वायलेंस, एग्रेशन इसको बढ़ा दिया गया। 10-year-olds had to enter जंग वॉल्क एट 14. ऑल बॉयज ज्वाइंड हिटलर यूथ। 14-15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे हिटलर की आर्मी, जो यूथ आर्मी थी, उसको ज्वाइन कर रहे थे। Women were told to be good mothers and rear pure-blooded Aryan children. महिलाओं से कह दिया गया था कि आपके जो बच्चे हैं वो पूरे आर्यन रेस के होने चाहिए। ठीक है, दे वर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और कह दिया गया सभी लेडीज से कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। द नाजी रिजीम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। दे यूज्ड फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियो पोस्टर्स टू स्प्रेड हेट्रेड फॉर ज्यूज। सो यहाँ पे नाजी लोगों ने क्या किया, हिटलर वगैरह के जो जितने भी लोग थे उन्होंने रेडियो, पोस्टर्स, पिक्चर्स, सभी में जो जेविश लोग होते थे उनके अगेंस्ट हेट्रेड फैलाई। People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. At times, even the Jews began to believe in the Nazi stereotypes about them. It was only after the war ended that people came to know about what had happened. The Jews wanted the world to know about their atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations. Jews लोग बाद में खुलकर अपने आप को बता पाए कि कितनी ज्यादतियां की हैं नाजी लोगों ने उनके साथ में, उनके हजारों लोगों, लाखों लोगों को मरवाया है। They just wanted to live even if it was for a few hours to tell the world about the Holocaust. और जो जितने भी ज्यूइश लोग बचे हुए थे वो चाहते थे कि उनको कुछ घंटे मिल जाएं जीने के, जिससे वो दुनिया को बता सके कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है।
आगे है, दे हैड नो पॉलिटिकल मोरल्स एंड अडॉप्टेड इंसेंडियरी मेथड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर पार्टी। कोई पॉलिटिकल मोरल्स नहीं थे, सिर्फ आतंक फैलाना, मार काट करना, जर्मनी में यही सब चल रहा था। पीपल हैड ओनली टू ज्वाइन द पार्टी एंड दैट प्रोस्पेरिटी वुड बी देयर्स, सच वर द थीम्स ऑफ द हिटलराइट प्रोपेगेंडा। Nazi adopted a 25-point program with a major focus on forming a greater Germany. जर्मन्स जो लोग थे उनके लिए नाजी लोगों ने 25 पॉइंट्स का एक प्रोग्राम चलाया जिनका मेन फोकस ये था कि जर्मनी को एक ग्रेटर जर्मनी बनाना है, बहुत सारे जगहों को अनेक्स करना है। फिर है व्हेन हिटलर अज्यूम्ड पावर इन 1934, यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशंस में सुधार हुए थे, ठीक है, और इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत काम किया भाई, जिससे मतलब बहुत फायदा मिला यहाँ पे जर्मनी को। द एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री पॉलिसी ऑफ हिटलर लेड टू मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन इन 1935, द मिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड in 1936, the annexion of Austria in 1938, of the Czechoslovakia in 1939, and the beginning of the Second World War by the invasion of Poland in September 1939. So ये expansionist military policy थी भाई हिटलर की सारी। France was vanquished in 1940. The Nazis, while in possession of large parts of Europe, attacked the Soviet Union in June 1941 and declared war on the United States of America in December 1941. So भाई ये हिटलर जो है पागल हो गया था, हर जगह वॉर डिक्लेयर करता फिर रहा था। Nazism was greatly influenced by the teachings of Nietzsche, Hegel, and Rosenberg. Hegel gave the ideas of extreme militarism and narrow nationalism, and जो नाइट्स जो निहिलिज्म है, रिजेक्टेड द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ मोरालिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैन। इन्होंने क्या था भाई, वेस्टर्न आइडियाज को पूरी तरीके से मतलब रिजेक्ट करा और इसी को फिर वो हिटलर फॉलो करता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जर्मनी का हो गया है, अब हमारा जापान का टॉपिक है। तो अब हम जापान के टॉपिक में ये जानेंगे कि जापान में किस तरीके से फासिज्म आया, ठीक है, लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे एक बंदा नहीं था, यहाँ पे मिलिट्री का ही पूरा वो आ गया था रोल। सो इन जापान द 1930s सॉ अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम क्वेजी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द मिलिट्री। सो गवर्नमेंट में अब मिलिट्री ज़्यादा आने लगी थी। दिस शिफ्ट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन जापान पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड पॉलिसीज, और यही एक शिफ्ट था। फिर अब आगे है, हम देखते हैं जो है इस तरीके से आपको बताया। It also set Japan on the course of expansion which had a tremendous impact on caste, ठीक है, on Southeast Asia and produced disastrous results for Japan. So can Japan during this period be described as fascist? ये जो पीरियड था कि इसमें जापान एक फासिस्ट स्टेट बन गया था। So there is no consensus amongst historians about the validity of using the term fascism for the Japanese experience. जापान के अंदर क्या है, फासिज्म ना यूज करते हुए मिलिटरिज्म यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है समझते हैं। मिलिटरिज्म रेफर्स टू द आइडियोलॉजी इन द एम्पायर ऑफ जापान दैट द मिलिट्री शुड डोमिनेट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सो मिलिटरिज्म में क्या था कि जापान के अंदर मिलिट्री सब कुछ डोमिनेट करेगी, पॉलिटिकल लाइफ भी और इकोनॉमिक लाइफ भी। सो दैट इट शुड बी अ चीफ फॉर्मुलेटर और इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज, और मेन जो फॉर्मुलेटर है वो मिलिट्री होगी। The roots of militarism in Japan can be traced to the beginning of the Meiji era in 1868. So the Japanese government had felt itself threatened ever since the Americans knocked there in 1853. फिर क्या है, during the 1920s problems developed as they did in Italy and Germany, which democratically elected governments seemed incapable of solving. इटली जर्मनी में हमने देखा कि जब प्रॉब्लम्स आई देश में, सो वहां की गवर्नमेंट्स फेल हो गई, तभी वहां पे जो है डिक्टेटर्स का राइज हुआ, जैसे मुसोलिनी, हिटलर। सो अब क्या हुआ, इन्फ्लुएंशियल एलिट ग्रुप्स बिगिन टू अपोज डेमोक्रेसी। जापान के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते थे, जो काफी एलाइट लोग थे, एलिट क्लास थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को अपोज करना शुरू कर दिया था। मैनी पॉलिटिशियंस वर करप्ट, करप्शन बढ़ गया था, और रेगुलरली एक्सेप्टेड ब्राइब्स फ्रॉम द बिग बिजनेसेस, लगातार वो एक तरीके से रिश्वत लेने लगे थे। Sometimes fighting broke out in the lower house as charges and counter charges of corruption were flung about. So बहुत बारी भाई लोअर हाउस में भी पंगे हो जाते थे इनके। The system no longer inspired respect and prestige of parliament suffered. कोई पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं थी, अब यहाँ पे हालात खराब होते जा रहे थे। When economic problems were added to the political ones, the situation became serious. So जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम दोनों मिल जाती हैं तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है।
The great trading boom of the war years lasted only until the middle of 1921 when Europe began to revive and recover lost markets. ठीक है. In Japan, unemployment and industrial unrest developed by unemployment बढ़ता जा रहा था जापान के अंदर और इंडस्ट्रियल जो अनरेस्ट था वो बढ़ गया था. एट द सेम टाइम फार्मर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे, उनको उतना रेट नहीं मिल रहा था. द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो है 1929 का जो है बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, इसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं. सो इससे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बंद हो गए थे. वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड ट्रेड्स वाज द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ सिल्क. रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट होता था which went mostly to the USA, जो कि USA को जाता था. The period after the Wall Street crash was no time for luxuries and the Americans drastically reduced their imports of raw silk. और जब थोड़ा पंगा हुआ तो अमेरिकन्स ने भाई मना कर दिया ये इंपोर्ट करने से रॉ सिल्क को. So that by 1932 the price had fallen to less than 1/5 of the 1923 figure. So 1923 के कंपैरिजन में प्राइस जो है वो और ज्यादा कम हो गया. This was a further blow for Japanese farmers since about half of them relied their livelihood on the production of raw silk as well as rice. अब जो जैपनीज फार्मर्स थे उनकी लाइफ को बहुत यहाँ पे धक्का लगा क्योंकि उनकी लाइफ जो थी वो इसी पे टिकी हुई थी, रॉ सिल्क पे और इसके अलावा राइस पे. फिर है आगे, आफ्टर कंसिडरेबल डेलिब्रेशन इन 1868 द जापानीज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स एम टू बी मेक द कंट्री मिलिटरली स्ट्रॉन्ग. 1868 से ही ये बात होती आती थी कि जो जापान की मिलिट्री है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करना है. द मिलिट्री हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन जापानीज सोसाइटी. और जापानीज सोसाइटी के ऊपर भी मिलिट्री का बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस था क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स थे जो मेजी के टाइम के दौरान वो सारे एक्स सैमुराइज थे. सैमुराई क्या है? एक मिलिट्री कास्ट होती है जापान के अंदर, आपने भी कभी कार्टून में सुना होगा सामुराई. Shintoism, the native religion of Japan, provided for emperor worship, and this tended to give religious justification for the establishment of state control. शिंटोइज्म के अंदर क्या है कि ये रिलीजन है नेटिव वहीं का जापान का, ये बताता है कि एम्परर्स की वर्शिप करो, पूजा करो एम्परर्स की. समझ रहे हो? तो इससे क्या डेमोक्रेसी तो नहीं आने वाली. इकोनॉमिकली जापान सॉ अ स्पीडी ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म. To catch up with the West, state monopolies and huge financial and industrial houses emerged. ठीक है. This prevented liberal attitudes and tendencies from gaining roots. In 1889, Japan adopted a constitution mainly based on the German model. So in this, all administrative, legislative and military powers were to issue from imperial prerogative. ठीक है. अभी तक सब कुछ चल रहा है भाई, डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है. The executive was not made responsible to legislature. So in the mid 1890s, provision was made that the army and navy ministers would be appointed from the active list of generals and admirals. So this gave a decisive voice to the armed forces in determining policies. पॉलिसी बनाने में ये जो चीज हुई थी इससे क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस का रोल बढ़ गया. Japan also decided to build an empire during 1894 to 95. Japan defeated China and won Taiwan and the other concessions during 1904 to 05. Japan defeated Russia. उसके बाद जापान annexed Korea and extended its interest in Manchuria. मंचूरिया की तरफ अब जापान का मन चला गया. So in 1930s Japan adopted fascism. In their own definition, fascism का मतलब था भाई मिलिटरिज्म, मिलिट्री का राज होना. जापान adopted fascism due to its worsening relation with the West. और ये इसलिए इसने अडॉप्ट किया क्योंकि वेस्ट के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे जापान के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. सो इंक्रीजिंग सपोर्ट विद इन जापान एंड फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अनरिजॉल्व इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स. एक तो देश के अंदर दिक्कत थी, डेमोक्रेसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी. सो by the time World War I ended, Japan had benefited greatly from the Treaty of Versailles, but the Japanese government was worried that as the League of Nations did not have a racial equality clause, so they would not be treated equally. So जापान को ऐसा लगता था कि लीग ऑफ नेशन के अंदर हमारे साथ जो है इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होगा. So during the Washington Naval Conference, Japan was forced to accept naval reductions that favored US and Britain. ऐसा बोला गया कि जापान अपनी नेवल जो भी उसकी नौसेना वगैरह है वो कम करे और ये फायदा यूएस और ब्रिटेन को मिलना था. सो ऐसे में फिर क्या हुआ, 1931 में जापान ने मंचूरिया पे अटैक करा और कॉन्कर कर लिया. दिस रिजल्टेड इन कमीशन रिपोर्ट फाइल्ड इन मार्च ऑफ 1932.
जिसमें जो है लीग ऑफ नेशन में मुद्दा आया कि जापान तो ऐसे अटैक करता फिर रहा है। इन 1932 ऑल कंट्रीज इन द लीग ऑफ नेशंस वोटेड एंड डिसाइडेड दैट एज द टेक ओवर वॉज इलीगल। सभी देशों ने बोला ये जो जापान ने कब्जा किया ये गलत है और जापान को छोड़ देना चाहिए। जापान ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया यहीं पे। फिर क्या था? ड्यूरिंग दैट टाइम द पीपल इन जापान felt humiliated and insulted by the League of Nations. So when the government decided to resign from the League of Nations, the people felt that they have regained their some of their pride in some way, thus supporting fascism. यहीं से लोगों को लग गया भाई फासिज्म को सपोर्ट करो। इसके बाद है आगे आपका विद इन जापान द पीपल एक्सेप्टेड फासिज्म एज अ बेटर सिस्टम। जापान के अंदर लोगों ने ये माना कि जो फासिज्म है वो एक बेटर सिस्टम है, ठीक है। और फासिस्ट बिलीव्ड दैट वेस्टर्न वैल्यूज डोमिनेटेड द वर्ल्ड एंड देयर वेज वर मोरली रॉन्ग। फासिस्ट लोग मानते थे कि वेस्टर्न लोग गलत हैं, उनके जो है मोरली पूरी तरीके से वो गलत हैं। दे सो द पॉलिसी ऑफ कीपिंग पीस विद द वेस्ट एज वीक एंड डिड नॉट वांट जापान टू बी डिपेंडेंट इन द वेस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। सो एज दे बिलीव्ड इन नेशनलिज्म दे वांटेड जापान सेल्फ सफिशिएंट बाय ट्रेडिंग। लोग यही चाहते थे जापान सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, ट्रेड करे, स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाए। इस तरीके से चल रहा था भाई मामला। In the 1850s, half of the men and the seventh of the women in Japan were literate. लोग पढ़े लिखे थे। वर्क जो आप यहाँ पे देखोगे, लेकिन जो वर्कर्स हैं पुअर लिविंग कंडीशंस थी उनकी, काम करना पड़ रहा है 10-10 घंटे तक अनहाइजीनिक कंडीशंस में, स्ट्राइक पे जाना पड़ता था उनको। फार्मर्स जो है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट डिड नॉट केयर अबाउट देम। लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमें मिलिट्री शासन लाना पड़ेगा, मिलिट्री को जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा, मिलिट्री ही सब कुछ करेगी अब। From 1868, the Japan had been governed by an emperor and parliament, but the government which were very inefficient as it had limited power. The government had no real power as the power was controlled by the emperor and general. This restricted the power the government had as they sole question ministers' policies and decisions, but not make decision of policies or control the ministers. फिर आपका दे कुड डिस्कस अबाउट नेशनल इश्यूज बाय द रियल पावर बिलोंग इन द मिलिट्री विच दे हैड नो कंट्रोल ओवर इट। सो दे हैड नो कंट्रोल ओवर द नेशनल बजट विच एंडेड अप लार्जली इन द मिलिट्रीज फंड। So this made the government look weak, and by the influential group started emerging promises more attractive ideas like nationalism. Nationalism बढ़ने लगा। जापान adopted fascism mainly because of the failure of democracy. Democracy काम नहीं आई, जापान ने इसलिए fascism को अपनाया। इस तरीके से भाई ये सब चलता है यहाँ पे। लोग जो है मिलिट्रिज्म को ज्यादा पसंद कर रहे थे, अट्रैक्टिव था वो। आगे देखते हैं। In 1925, Hirohito became the emperor. He was a familiar with Western ways. He called the new era Showa, that is a time of enlightenment and peace. In the same year, the military budget was reduced by 25% and universal male franchise was introduced for those aged above 25. सभी लोगों को वोटिंग का यहाँ पे राइट मिला और मिलिट्री बजट कम हो गया। The first elections under universal manhood suffrage were held in 1928, which the electorate increased from 3 million to 14 million. लोगों के वोट परसेंट को यहाँ पे मतलब हम देखते हैं बढ़ाए। Externally, the government opted for diplomatic solution to international problems. At the same time, dissent against the policies of successive governments was coming to the surface. Many associations sprang up which saw the military as a potential force. ज़्यादातर लोग मिलिट्री को देख रहे थे एक पोटेंशियल फोर्स के रूप में। In 1923, Kitaki, a political theorist, published a handbook. इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि जापान को अब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहिए। दो दिस बुक वॉज बैंड इमीडिएटली, इस बुक को बैन कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? द ग्वांडोंग आर्मी विच वॉज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस कमांड फॉर द इंपीरियल जैपनीज आर्मी बिगिन टू प्रेस फॉर इमीडिएट एनेक्सेशन ऑफ मंचूरिया। मंचूरिया का एनेक्सेशन करने के लिए ग्वांडोंग आर्मी, जो कि बहुत फेमस आर्मी थी जापान के अंदर, वो चली जाती है। इन रिस्पॉन्स टू स्टेज्ड टेररिस्ट इंसिडेंट अटैक्ड मंचूरिया एंड कॉन्कर्ड, और कब्जा कर लेती है। और ये आपको पता ही है भाई, पीछे हमने पढ़ के आए हैं हम कि लीग ऑफ नेशन में इसकी बुराई भी होती है। दे सो द मिलिट्री एज अ पॉजिटिव फोर्स इन पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एज वीक। सो द एनेक्सेशन ऑफ मंचूरिया यहाँ पे एक इकोनॉमिकली
बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था जापान के ऊपर और यहीं से राइज हो गया मिलिटरिज्म का जापान के अंदर। द मंचूरियन इंसिडेंट inaugurated the most turbulent decade in Japanese history. प्राइम मिनिस्टर चेंज्ड क्विकली। मंचूरिया के इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर जल्दी जल्दी बदलने लगे। देयर वर 12 प्राइम मिनिस्टर्स बिकॉज नन कुड फाइंड अ फॉर्मूला दैट कुड सेटाइड द एम्बिशंस ऑफ नेशनलिस्ट एंड मिलिट्री। कोई ऐसा पीएम नहीं आ रहा था जो मिलिट्री की और जो नेशनलिस्ट लोग थे उनकी बातों को समझ सके। एवरी लिबरल प्राइम मिनिस्टर दैट हिरोहिटो अपॉइंटेड वाज मर्डर्ड। जितने भी ऐसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे उनका मर्डर कर दिया जा रहा था। इन द ईयर 1936 saw what is described the February 26th incident when young Japanese military officers attempted a coup during which they occupied government buildings। यहाँ पे क्या होता है, यंग मिलिट्री वाले जो लोग थे ये जापानीज, इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है टोक्यो के अंदर जितनी भी थी सब कब्जा कर लिया और मिनिस्टर्स वगैरह को मारने लगे ये, और मतलब बहुत दबाने की कोशिश की मतलब इस चीज़ को। और जो वो किटा इक्की थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी उनको भी मतलब जो है गिरफ्तार कर लिया था यहाँ पे। जापान took many steps that quickened its pace towards the totalitarianism। जापान ने बहुत सारे कदम उठाए टोटलिटेरिज्म के तरफ जाने के लिए, यानी कि डिक्टेटरशिप की तरफ जाने के लिए। इन 1938 द नेशनल मोबिलाइजेशन बिल वाज पास्ड इन जुलाई अगस्त ऑफ 1940। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर डिसॉल्व। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब खत्म। इंपीरियल रूल असिस्टेंस एसोसिएशन बनाई गई। द जापानीज आर्मी सॉ इन द वर्ल्ड वॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इन साउथ ईस्ट एशिया। जापानीज आर्मी ने सोच लिया कि साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड करना है तो वर्ल्ड वॉर का ही अच्छा मौका है। जहाँ पे वियतनाम को फ्रांस कंट्रोल कर रहा था, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम, टोंकिन और ये बाकी एरियाज को, एंड हॉलैंड हैड अ ह्यूज एम्पायर कवरिंग सुमात्रा, जावा, पैन ऑफ बोर्नियो and other islands. So the chief obstacle in the way of advance in this direction was USA। USA ही भाई रास्ते का पत्थर था, ठीक है, which controlled the Philippines and had military establishments in other lands in the Pacific। यहाँ पे US की आर्मी रहती थी। During the first half of 1942, the Japanese achieved a string of military victories on par with Hitler's success in the Western Europe and vanquished the American, British and Dutch powers in the Pacific। They conquered Hong Kong, Philippines, Malay, ठीक है, जिसको मलेशिया कहते हैं, वियतनाम और भी जगहों को, ठीक है। इन अप्रैल दे बॉम्ब्ड श्रीलंका, जिसको सिलोन कहा जाता था, इन द इंडियन ओशियंस। द विक्टोरियस जापानीज सोल्जर्स लुक्ड अपॉन द कॉन्कर्ड पीपल नॉट एज ह्यूमन बींग्स बट एज स्पॉइल्स ऑफ वॉर। बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे भाई जापानीज लोग। अगर कोई वॉर प्रिजनर आ जाता था उसको बहुत बुरी तरीके से उसको भूखा मार देते थे, ठीक है, रेप्स हो रहे थे और ये सब चल रहा था। फॉर जापान एज वेल forgave the war ended in humiliating surrender and with this the fascist government ceased to exist। भाई आपको पता ही है जापान ने हार मान ली थी अमेरिका के आगे जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम हुए थे। द नाजी पार्टी वॉज डिसॉल्व आफ्टर हिटलर्स डेथ। हिटलर के मरने के बाद नाजी पार्टी भी भाई खत्म और जापान का एम्परर जो था वो वापस आ गया। हिडेहिकी टोजो द प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1941 टू 1944, इसने पूरा ब्लेम ले लिया अपने ऊपर वॉर का, और इसने जबकि ये तो अपना ऑफिस छोड़ चुका था भाई वॉर के 1 साल पहले ही। ही एंड हिज 6 अदर्स वर हैंग्ड, उसके साथियों को भी भाई यहाँ पे टांग दिया जाता है। ये सब चलता है। अब हम वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। कॉजेज देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1 द विक्टोरियस अलाइड पावर्स मेट टू डिसाइड जर्मनीज फ्यूचर। जो जीते थे वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने जर्मनी के फ्यूचर के बारे में सोचा, जर्मनी को फोर्स किया साइन करने के लिए, और इस ट्रीटी के अंदर क्या था, जर्मनी को एक्सेप्ट करना था सब कुछ और उसके बाद अपनी गलती माननी थी, ठीक है। जर्मनी लॉस्ट टेरिटरी एंड वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग अ लार्ज मिलिट्री। जर्मनी ने अपनी टेरिटरी को खोया, लार्ज मिलिट्री रखने पर बैन लग गया जर्मनी के ऊपर, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जर्मनी जो है अब गुस्से में आ गया था। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इसमें क्या है भाई, द लीग ऑफ नेशन, ठीक है, जो लीग ऑफ नेशन था उसको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन ये तो हो गया भाई। जो मेन मेन कंट्रीज थी वही इसको छोड़ के चली गई, डिस्प्यूट्स को सही से कर नहीं पा रहा था, मिलिट्री इसके पास कोई अपनी थी नहीं, ठीक है। जापान इन्वेट करता फिर रहा है मंचूरिया पे, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द 1930s जो कि 1929 में हुआ था, इससे बहुत जगहों की इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गई और वहां की पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो गई टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ।
So in Asia, a resource-starved Japan began to expand aggressively in invading China and maneuvering to control a sphere of influence in the Pacific. जापान ने भी नंबर बनाना शुरू कर दिए. Rise of fascism. जो विक्टर्स स्टेटेड एम्स इन वर्ल्ड वॉर वन had been to make the world safe for democracy, and post-war Germany was made to adopt a democratic constitution, as did most of the other states restored or created after the war. वॉर के बाद जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी आनी थी, पर हुआ क्या भाई, यूरोप के अंदर धीरे धीरे टोटलिटेरियन स्टेट्स जो हैं वो बनने लगी, नेशनलिज्म फैल गया और फासिज्म आ गया. मुसोलिनी आए सबसे पहले इटली के अंदर, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी जो फर्स्ट फासिस्ट थे. और इसके बाद फिर यूरोप में आप अगर आगे देखोगे तो नाजिज्म आता है जर्मनी में. एडोल्फ हिटलर द लीडर ऑफ द जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी भी कहते हैं भाई, इसने मतलब बोला कि जर्मनी को बड़ा करूंगा मैं, तो स्पेस छोटा है जर्मनी का, मैं तो ईस्टर्न यूरोप पे हमले करूंगा, मैं तो ज्यूज को मारूंगा. सो ये सब इसकी आइडियोलॉजी थी. इमीडिएट कोज क्या था, हिटलर ने सडनली पोलैंड के ऊपर अटैक किया था 1 सितंबर 1939 को. ऑन सितंबर 3 ब्रिटेन एंड फ्रांस वार्नड जर्मनी टू स्टॉप वॉर. ब्रिटेन फ्रांस ने बोला जर्मनी को भाई वॉर को रोक दो, बट हिटलर ने नहीं सुनी और ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी. और इसी तरीके से आपको पता ही है ये सब अलाइज होते थे, कोई एक पे आ गया तो दूसरा उस पे आ जाएगा, सो वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू. इसके फेजेस में आपको बता देता हूँ क्या थे. फेज 1 में इट कंप्राइजेज इवेंट्स फ्रॉम सितंबर 1 1939 टू जून 21 1941. ठीक है. फिर है जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, डेनमार्क पे, नीदरलैंड पे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन एंड ग्रीक. ठीक है. फेज 2 में क्या होता है, बिटवीन जून 22 1941 एंड डिसम्बर 6 1941 द एक्सिस पावर्स अटैक्ड अफ्रीका एंड जर्मनी अटैक्ड रशिया. फेज 3 में क्या होता है, 7 दिसंबर 1941 से लेकर 7 नवंबर 1942 जापानीज अटैक होता है पर्ल हार्बर पे, नीदरलैंड ऑक्यूपाई, ईस्ट इंडीज एंड कॉकसस बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द अलाइड पावर्स. ये सब पे कंट्रोल हो जाता है. फिर है फेज 4, ये आपका 8 नवंबर से मई 6 तक 1945 तक, जिसमें अमेरिका का अटैक होता है फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका पे और जर्मनी सरेंडर करता है, जापान भी सरेंडर करता है जब वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं. इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है. आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद.